नमस्कार। उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के ही 53वें दौरे पर पहुंच रहे हैं। उनके आगमन से पहले ही काशी में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है और इस बार ही प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र को नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री 8 नवंबर की सुबह 8 बजे बनारस रेलवे स्टेशन से ही काशी की 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन जो है बनारस रेल इंजन कारखाना में तैयार की गई है और पीएम मोदी बनारस रेल इंजन कारखाना पहुंचेंगे और जहां पर उनके रात्रि विश्राम का भी कार्यक्रम है और दौरे के दूसरे दिन वो ट्रेन का उद्घाटन भी करेंगे और विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और एसपीजी ने भी पूरे कार्यक्रम स्थल को अपने नियंत्रण में ले लिया है, जबकि बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की ओर से 6 स्वागत पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, जहां पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया जाएगा। काशी में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जगह जगह पोस्टर, बैनर और सजावट की गई है। स्थानीय लोग और पार्टी कार्यकर्ता इस दौरे को ऐतिहासिक बताकर इसे काशी की विकास यात्रा का नया अध्याय मान रहे हैं। काशी वाराणसी के पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारी करी है। इसके तहत एक और जहां पहले से लगभग एक सप्ताह पहले से आसपास का जो फनल एरिया है 3 किलोमीटर का, उनके सारे घरों की स्क्रीनिंग हुई है, चेकिंग फिस्किंग हुई है, सारे होटल ढाबे चेक किए जा रहे हैं, हमारा बॉर्डर सील कर दिया गया है, आसपास के जनपदों में चेकिंग फिस्किंग हो रही है। इसके बाद में जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर 3 टियर सिक्योरिटी प्लान हम लोगों ने तैयार किया है, जिसके तहत आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन, आइसोलेशन कॉर्डन बनाया गया है। कोई भी जो आने वाला है वो बिना चेकिंग फ्रिस्किंग के अंदर नहीं आएगा। सबके लिए सेपरेट पासेज जारी किए गए हैं, पार्किंग प्लान तैयार किया गया है, डाइवर्जन प्लान तैयार किया गया ताकि जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद रहे और सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ आम जन को कोई परेशानी ना हो। इसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को डाइवर्जन प्लान के विषय में अवगत करा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अब से थोड़ी देर बाद आ रहे हैं और बनारस रेलवे स्टेशन से काशी वासियों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। ये सौगात अपने आप में महत्वपूर्ण है और इसे संयोग भी कहा जा रहा है, क्योंकि 8वीं वंदे भारत ट्रेन है वो 8 नवंबर को ठीक सुबह 8 बजे देंगे और ये 8वीं जो वंदे भारत है वो 8 कोच की है, जिसमें 7 चेयर कार और एक एग्जीक्यूटिव क्लास की वो सीट्स होंगी। हमारी मौजूदगी भी उसी रेलवे स्टेशन पर है, बनारस रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। पीएम के आगमन से पहले पूरे स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया गया है और जो पूरा कार्यक्रम स्थल है उस पूरे कार्यक्रम स्थल को एसपीजी और स्थानीय पुलिसकर्मी हैं वो पूरी तरह से अपने कब्जे में ले रखे हैं, ताकि किसी भी तरह से पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से कोई चूक ना हो। प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो शाम को वो करीब 5:30 से 6 बजे एयरपोर्ट आएंगे और सड़क मार्ग से ही वो बनारस रेल इंजन कारखाना जाएंगे। इस दौरान जो तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर की दूरी है उस दूरी के बीच में 6 स्वागत पॉइंट्स बीजेपी कार्यकर्ता और काशी वासियों की ओर से बनाए गए हैं, जहां पर हर हर महादेव के उद्घोष और पुष्पार्चन और गुलाब की पंखुड़ियों से पीएम का स्वागत किया जाएगा। इसको लेकर जो कार्यकर्ता है वो रोड मैप भी बना चुके हैं। और बात अगर हम करें तो पीएम के आज बनारस रेल इंजन कारखाना के गेस्ट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो दूसरे फेज का बिहार में इलेक्शन होना है, काशी के समीप यानी कि बिहार का जो तटवर्ती इलाका है वो वाराणसी के जिले से सटा हुआ है, तो लिहाजा बड़ी संख्या में वाराणसी के साथ साथ आसपास के जिलों में बिहारी जो वोटर हैं वो रहते हैं, तो उनको भी अपने एनडीए के पक्ष में मतदान करने के लिए कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन तक पहुंचने की भी कोशिश की जाएगी। तो कुल मिला कर देखा जाए जो काशी है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है पीएम के स्वागत के लिए और प्रधानमंत्री भी अति उत्साहित हैं। वो अभी अब से थोड़ी देर बाद वो पोस्ट भी करते हुए नजर आ रहे थे, तो इसको लेकर जो काशी है वो पूरी तरह से तैयार है। और बात अगर हम इस ट्रेन की करें तो ये ट्रेन महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल को भी जोड़ेगी। काशी से विंध्याचल, विंध्याचल से चित्रकूट, चित्रकूट से खजुराहो, ये जो चारों स्थल है अति महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भारत के गौरव के प्रतीक भी रहे हैं। तो इन शहरों को जोड़ने का जो दूरी है वो अब और कम होती चली जाएगी, क्योंकि चंद समयों में सेमी हाई स्पीड ट्रेन के माध्यम से काशीवासी खजुराहो और खजुराहोवासी काशी का भी भ्रमण कर सकते हैं। तो लिहाजा इस पूरे माहौल को देखते हुए काशी में उत्सव सा माहौल है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो काशी के सांसद वो देश के प्रधानमंत्री हैं और ग्लोबल स्तर पर उनकी अपनी एक धाक वो काशी के माध्यम से ही जुड़ी है। फिलहाल वाराणसी से आर्यन न्यूज के लिए अभिषेक।
हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरीके से पीएम मोदी का आगमन होने वाला है, तैयारियां भी हो चुकी हैं, फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जो रेलवे स्टेशन है और जो बरेका अतिथि गृह है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है पीएम के स्वागत के लिए। वहां पर जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पे हैं। जो कार्यक्रम स्थल है उस कार्यक्रम स्थल में पूरी तरह से एसपीजी का पहरा है। उसके बाद लोकल पुलिस, इंटेलिजेंस, एलआईयू है और उसके बाहर जो अर्धसैनिक बल के जवान है, आरएएफ के जवान है, वो मुस्तैद कर दिए गए हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए। प्रधानमंत्री जो विशेष वायुसेना के विशेष विमान से शाम करीब 6 बजे के आसपास वो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आएंगे और वहां से सड़क मार्ग से ही वो बरेका गेस्ट हाउस आएंगे। इस दौरान जो बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे, जो काशीवासी होंगे, उनकी ओर से उनका स्वागत किया जाएगा और स्वागत के बाद वहां पर बीजेपी के पदाधिकारियों से भी मुलाकात का भी कार्यक्रम है। उसमें कुछ स्थानीय बीजेपी पदाधिकारी हैं, कुछ जनप्रतिनिधि हैं जिनके साथ भी हम संवाद भी करेंगे कि वाराणसी के आसपास का फीडबैक क्या है, क्योंकि वाराणसी बिहार का सीमावर्ती इलाका है तो उससे रिलेटेड यहाँ से क्या और लोगों को प्रभावित किया सकता है। यहाँ की कौन सी महिला पदाधिकारी है, कौन से पुरुष पदाधिकारी जो बिहार जाकर एनडीए के समर्थन में प्रचार कर सकते हैं, वहाँ के मतदाताओं को एनडीए की जो कार्य योजना है या जो सरकारी योजना है उनके बारे में लाभान्वित बात बताने का प्रयास करें और उनको अपने पक्ष में यानी एनडीए के पक्ष में मतदान करने की भी अपील कर सके। तो इसको लेकर पीएम मोदी उन कार्यकर्ताओं से भी बैठक कर सकते हैं, बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो दौरा का जो दूसरा दिन होगा वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है काशीवासियों के लिहाज से, क्योंकि ये जो ट्रेन है, जो वंदे भारत की जो 8वीं जो ट्रेन है जिसकी सौगात मिलने वाली है काशीवासियों को, वो सुबह 8 बजे उसका फ्लैग ऑफ करेंगे और यहाँ से वो ट्रेन सीधे बनारस को मिर्जापुर से, मिर्जापुर को चित्रकूट से और चित्रकूट को खजुराहो, तो यानी कि उनके बीच की जो 700 से 800 किलोमीटर के बीच की दूरी है वो चंद घंटों में ही तय की जाएगी। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, तो इस ट्रेन का भी वो फ्लैग ऑफ करेंगे, जहाँ से जो न सिर्फ इससे आर्थिक तंत्र मजबूत होगा बल्कि काशी का जो पर्यटन है उसमें और भी जो सैलानी है उनके संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा। यहाँ का अर्थतंत्र मजबूत होगा, लोगों के आवागमन की एक सुविधा जो होगी वो और ज्यादा सुगम होती चली जाएगी। तो कुल मिला जुलाकर देखा जाए तो काशी में पीएम आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। सरिता। बिल्कुल अभिषेक, अगर लोगों के उत्साह की बात की जाए तो काशी वासियों में किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, पीएम के आगमन को लेकर जो काशीवासियों का जो उत्साह होता है वो अपने आप में अलग होता है, क्योंकि पीएम ने खुद 2019 के लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था तो उन्होंने माफ करिएगा, जो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हो रहा था उसमें खुद पीएम ने अपने आप को काशी का पुत्र बताया था। तो लिहाजा इनका जो लगाव है वो काशी से और ज्यादा जुड़ जाता है और पीएम जब भी आते हैं यहाँ पर अपने आप को काशी पुत्र ही प्रदर्शित करते हैं। तो लिहाजा पुत्र होने के नाते यहाँ के जो काशीवासी उनको अपना भाई मानते हैं और भाई के आतिथ्य के स्वागत के लिए वो पूरी तरह से तैयार होते हैं। उनके ऊपर आप इसी अंदाजा इसी बात से लगाइए कि उनका कॉन्वे जो होता है वो पूरी तरह से सुरक्षित और सुरक्षा के प्रोटोकॉल से होता है। उसके बावजूद पीएम लगातार सुरक्षा के प्रोटोकॉल के बावजूद जहाँ पर भी भीड़ दिखती है वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करने से भी नहीं चूकते हैं। तो इसको लेकर जो काशीवासी हैं कुल 6 से 7 पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर उनका बकायदा गुलाब की पंखुड़ियों से पुष्प वर्षा की जाएगी, हर हर महादेव को उद्घोष होगा, लोग यहाँ के जो लोकल वाद्य यंत्र है, नृत्य है, उनसे भी उनका स्वागत किया जाएगा। तो काशीवासियों में भी लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर, और काशी में होना भी चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री जब से यहाँ से सांसद बने हैं तब से काशी की जो गरिमा है वो और ज्यादा बढ़ गई। आप अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ये सिर्फ धर्म की ही नगरी अब तक कही जाती, लेकिन अब इसका ऐतिहासिक महत्व भी बढ़ गया है, क्योंकि इस पीएम के प्रयास के चलते ही यहाँ G20 की मेजबानी मिली, संघाई सहयोग की संगठन की वो पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी भी रही एक साल। यहाँ पर तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स हैं वो भी होते चले जा रहे हैं। तो आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि काशी की महत्ता कितनी ज्यादा बढ़ गई है, और जब काशी की महत्ता बढ़ी है तो काशी वासियों की भी महत्ता बढ़ी है। जब काशी वासियों की महत्ता बढ़ी है तो उसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। तो लिहाजा उनके स्वागत को लेकर यहाँ के लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सरिता। बिल्कुल अभिषेक, अगर बात कर रहे थे हम रेल और पर्यटकों को नई रफ्तार यहाँ पर मिलने वाली है, लोगों को सुविधाएं मिलने वाली है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी देने के लिए। आवारा पशुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। आपको बता दें कि स्टेट नेशनल हाईवे से अब हटेंगे आवारा पशु। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, जहां पर आवारा मवेशियों के चलते जो हादसे हो रहे थे उसको लेकर अब अहम कदम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, जहां पर राज्य में मुख्य सचिव 8 हफ्तों में रिपोर्ट दे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। तो राज्य में मुख्य
चीजों को लेकर अब आदेश भी जारी होने लगे हैं और आवारा पशुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फिर से आदेश जारी हो गया है, जहां पर स्टेट नेशनल हाईवे से अब आवारा पशु जो है उनको हटाया जाएगा। आवारा मवेशियों के चलते हादसे हो रहे थे, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला ले लिया है। तो आवारा पशुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश जारी हो गया है और स्टेट नेशनल हाईवे से अब जो आवारा पशु थे उनको हटा दिया जाएगा। आवारा मवेशियों को भी अब इसको लेकर बड़ा फैसला ले लिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दे दिया है, जहां पर आवारा पशुओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर बढ़ती आवारा पशुओं की समस्या पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने आदेश दिया है कि सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश अपने अपने क्षेत्रों में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से आवारा पशुओं को हटाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि सड़कों पर मवेशियों की अनियंत्रित मौजूदगी के कारण लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं और जिससे कि लोगों की जान जा रही है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि यह न केवल प्रशासनिक लापरवाही है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा भी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि वे 8 हफ्तों के भीतर रिपोर्ट पेश करें, जिसमें यह बताया जाए कि आवारा मवेशियों को सड़कों से हटाने और उनकी देखभाल के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सड़क सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और पशु कल्याण तीनों के बीच संतुलन जरूरी है। एडिटर यूपी आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से सख्त आदेश सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है, तो आप किस नजरिए से इसको देख रहे हैं? सुमन, ये जब उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पद पर उन्होंने पदभार संभाला, उसके बाद लगातार ये मांग रही, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, और उनके एजेंडे में भी ये रहा कि जो पशु कटान है उसको रोका जाए, और इसको लेकर जो है उनके द्वारा समय समय पर निर्देश पालन किए गए। और उसी के क्रम में निश्चित रूप से जिस तरह से आवारा पशुओं की बाढ़ सी आ गई और लगातार जिस तरह से आवारा पशु कृषि क्षेत्र में किसानों को के फसलों को लेकर और उसके साथ साथ लोगों को जो रोड पर चलते व्यक्तियों को जिस तरह से वो नुकसान पहुंचा रहे थे, जिसमें कई लोगों की जानें गई, उसको लेकर जो है ये बड़ा बहस का मुद्दा था। फिर बाद में ये न्यायालय के में ये मुद्दा गया आवारा पशुओं का, और समय समय पर इसको न्यायालय ने इसकी मॉनिटरिंग की। लेकिन अब जिस तरह से आज ये आवारा पशुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो बहुत बड़ा एक फैसला सुनाया है, ये जो शीर्ष कोर्ट है देश का सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने स्पष्ट एक आदेश निर्देश पारित किया है कि सारे उत्तर प्रदेश सहित सारे मुख्य सचिवों को आदेश किया है कि व्यक्तिगत तौर पर यह सुनिश्चित करें कि आवारा पशु और कुत्ते न रहें। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर पर सुमन बहुत ही गंभीर रुख अपनाया है। और जस्टिस संदीप मेहता ने कहा है कि पीठ के आदेश 3 भागों में है। पहला अनुपालन पर आदेश है, दूसरा एमिकस रिपोर्ट की विषय वस्तु को हमारे आदेश के अभिन्न अंग के रूप में पढ़ा जाए, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अगली सुनवाई में पहले अपना हलफनामा दें। यानी कि ये निश्चित रूप से यह एक बड़ा आदेश है और सीधे तौर पर इसको शेल्टर होम में पहुंचाने की बात कही गई है आवारा पशुओं की। और ये जो स्टेट हाईवे हैं और एनएच हैं यानी नेशनल हाईवे हैं, इस पर तमाम लोगों की जाने गई, उसको भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कहा है कि इस पर बाकायदे इनकी व्यवस्था की जाए और उस पर ये जो आवारा पशु हैं वो चलने ना पाए और इनके लिए शेल्टर होम बना के इनको उन शेल्टर होमों में भेजा जाए। जी बिल्कुल आरसी भट्ट, अगर हम देखें सोसाइटी में भी हम देखते हैं कि डॉग्स के कई सारे केसेस सामने आते हैं। जैसे अभी फिलहाल एक केस सामने आया था जिसमें लिफ्ट में भी आपने देखा होगा कि जो वीडियो वायरल हो रही थी कि लिफ्ट में उस डॉग ने महिला पे हमला कर दिया था। ऐसे तरह के केस भी आ रहे हैं, तो इसको लेकर कोई और आदेश अभी फिलहाल हो सकता है जारी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिए हैं, निश्चित रूप से सरकार को खासतौर पर इस पर कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। और वैसे मैं बता दूं कि जो पालतू पशु हैं, जैसे कि अगर हम
डॉग की बात करें तो उसको लेकर भी बहुत सारी चीजें समय समय पर उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किए हैं और नगर महापालिकाओं के माध्यम से, नगर निगमों के माध्यम से उन्होंने निर्देश किया है कि पालतू पशुओं के लिए लाइसेंस लिए जाएं और उसके साथ साथ उनकी संरक्षा जो है वो अपने घर के अंदर करें। तो ये विषय जो है लगातार आया है, लेकिन अब बात पूरे देश में सामूहिक रूप से आवारा पशुओं की है, उसके साथ साथ तो ये बड़ा विषय है, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि लगातार जिस तरह से लोगों की जानें गई हैं, सांडों का आतंक रहा है सड़कों पर, उससे कई लोगों की मौतें हुई हैं और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कड़ा रुख अपनाया है और जाहिर सी बात है सारे मुख्य सचिव को उन्होंने हलफनामा के साथ हाजिर होने के लिए कहा है कि हलफनामा दिया जाए उनके द्वारा और उसके साथ साथ जो है भविष्य में आगे के लिए जो उन्होंने निर्देश पारित किया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। जी बिल्कुल आरसी भट्ट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो फिर मुख्य सचिव 8 हफ्ते में रिपोर्ट देंगे और मुख्य सचिव 8 हफ्ते में ही रिपोर्ट आने वाली है आवारा पशुओं को लेकर, जो लगातार सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है अब आ चुका है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ही राजधानी लखनऊ में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस अवसर पर ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में सहभागिता की है और उपस्थित जन समूह के साथ सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि भारत की आत्मा और राष्ट्रीय चेतना का जीवित प्रतीक है और जब हर नागरिक स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्तव्य पथ पर अग्रसर होता है तभी वो सच्चे अर्थों में वंदे मातरम का गान करता है। कार्यक्रम में प्रदेश के कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं और सांस्कृतिक संस्थानों और स्वयंसेवी संगठनों ने भाग लिया है। इस मौके पर संस्कृति विभाग द्वारा एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई है जिसमें वंदे मातरम की रचना, इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम में ही उसकी भूमिका को प्रदर्शित किया गया है। पूरा आयोजन देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया है और वंदे मातरम के अमर मंत्र से सभागार गूंज उठा है। आज का ये दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने पूरे देशवासियों को आजादी के आंदोलन का मंत्र बना वंदे मातरम की 150 वर्ष पूरे होने के इस दिवस को इस स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने के लिए देशवासियों को एक नई प्रेरणा दी। हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम भारत के आजादी का एक अमर मंत्र बन गया था। उस दौरान विदेशी हुकूमत के द्वारा दी जाने वाली अनेक यातनाओं और प्रताड़नाओं की परवाह के बगैर हर भारत का नागरिक और खास तौर पर जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, क्रांतिकारी था, वह वंदे मातरम के इस गीत के साथ गांव-गांव में, नगर-नगर में प्रभात फेरी के माध्यम से भारत की सामूहिक चेतना के जागरण के इस अभियान के साथ जुड़ चुका था। 1875 में रचा गया यह गीत कैसे देश के अंदर आजादी के मंत्र को आगे बढ़ाने में सफल हुआ, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। यह केवल एक आजादी का गीत नहीं रहा। इसमें किसी एक व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र या किसी भाषा को लेकर के, अक्सर आप देखते होंगे कि इस प्रकार की रचनाओं में, इस प्रकार की कृति में
किसी एक वर्ग विशेष को महिमामंडन करने का प्रयास रहता है, लेकिन वंदे मातरम इस पूरे गीत में अगर आप देखेंगे, जो संस्कृत और बांग्ला की सामूहिक अभिव्यक्ति को भले ही प्रदर्शित करता हो, लेकिन ये संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र माता के भाव के साथ जोड़ने का एक ऐसा अमर गीत बन गया, जिसने भारत की शाश्वत अभिव्यक्ति को देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया था। ये वही भाव था जो भारत का वैदिक वाक्य कहता है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। यह भाव कैसे सहज और सरल तरीके से प्रत्येक भारतीय के मन में इसकी अमिट छाप छोड़ी जाए, वह उस रूप में हम सबको देखने को मिली। और जब विदेशी हुकूमत ने 1905 में बंग भंग के माध्यम से भारत की भुजाओं को काटने का दुस्साहसिक निर्णय लिया था, उस समय भी इस गीत ने पूरे भारतवासियों को एकजुट होकर के इसका प्रतिकार करने की एक नई प्रेरणा दी। आपने देखा होगा उसके बाद के कालखंड में लगातार कोई भी क्रांतिकारी फांसी के फंदे को चूम रहा है, लेकिन उसके मुंह से एक ही मंत्र निकलता है, वह वंदे मातरम का। भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान हम इस बात को देखते हैं कि जब भी कोई उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कोई भी स्लोगन दिया, वंदे मातरम उसका हिस्सा बना। उन्होंने कोई फ्लैग दिया, वंदे मातरम उसका स्वर बना। वंदे मातरम भारत, संपूर्ण भारत की एक सामूहिक अभिव्यक्ति को प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने वाला एक ऐसा मंत्र बना, जब व्यक्ति जाति, मत और मजहब से ऊपर उठकर के अपने राष्ट्र के बारे में भी सोच सके। और 150 वर्षों से अपने इन भावों को पूरे भारत का प्रतिनिधित्व देते हुए यह गीत आज भी पूरे भारत के अंदर एक नई राष्ट्रीयता का भाव पैदा करने में हमेशा सफल हुआ है। हम सब वंदे मातरम का हिस्सा हो सकते हैं। यह वंदे मातरम जो किसी उपासना विधि का आग्रह ही नहीं करता, हमें किसी जाति, किसी व्यक्ति के प्रति उसे महिमा मंडन करने के प्रति आग्रही नहीं बनाता, यह हम सबको हमारे कर्तव्यों के प्रति आग्रही जरूर बनाता है। यह हमारा कर्तव्य क्या, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान दिवस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा 26 नवंबर 1949 को जब भारत की संविधान की ड्राफ्टिंग प्रति सौंपी थी और उस अवसर पर उन्होंने इस बारे में कहा था, तब मोदी जी ने इसी बात को कहा कि हम अपने देश के अंदर रहते तो हैं, अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने कर्तव्यों के बारे में भी स्मरण किया है? ये कर्तव्य जो हमारे वर्तमान को भी और भावी पीढ़ी के भविष्य को भी उज्जवल बना सके। और ये वंदे मातरम हमारे उसी कर्तव्य के प्रति, राष्ट्र माता के प्रति, हमारे कर्तव्यों के प्रति भी हमें आग्रही बनाता है। याद करना, राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति ने बाराबंकी का दौरा किया है। उन्होंने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय
हरख का निरीक्षण किया है और छात्राओं से संवाद करते हुए शिक्षण व्यवस्था की सराहना की है। इसके बाद ही DRDA सभागार में महिलाओं की जनसुनवाई की है और जिसमें 10 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने अधिकारियों को सभी मामलों का तत्काल निस्तारण करने का भी निर्देश दिया है। अंजू प्रजापति ने कहा है कि प्रदेश सरकार मिशन शक्ति अभियान के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।